नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिल से दिल तक के एपिसोड में हमारे और आपके बीच की बातों के बारे में। तो ये एपिसोड नंबर 2 है। आज के इस एपिसोड में आपके जो कुछ सवाल हैं जो आपने मुझसे पूछे हैं उनके सॉल्यूशन निकालेंगे। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आप पूछते हो कि सर बुक्स बताइए बुक्स बताइए, तो मैं बुक्स वाला सॉल्यूशन भी आपके लिए दे दूंगा। देखिए, बुक्स का मैंने अभी तक इसलिए नहीं बताया क्योंकि जब आरएएस का नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद में चांस है शायद आरएएस का सिलेबस बदल जाए थोड़ा बहुत। तो मैं ये सोच रहा था कि नोटिफिकेशन आने के बाद में ही बुक्स बताई जाएं। लेकिन आप हर जगह कमेंट करते हो सर बुक्स बताइए बुक्स बताइए, तो मैं आज आपके लिए बुक्स बता देता हूँ। बाकी नोटिफिकेशन आने के बाद में सिर्फ एक स्पेशल वीडियो बुक्स पर ही बनाऊंगा। तो आज सबसे पहले बुक्स देख लेते हैं और आपके जो जो कमेंट आए हैं, आपके जो टेस्टिमोनियल आए हैं, आपके जो प्रशंसा पत्र आए हैं, उन्हें मैं आपके साथ में पढ़ दूंगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको सब्जेक्ट के नाम तो बता ही चुका हूँ, सारी सारी सब्जेक्टों के नाम। और ये आपको टिप्स यानी उंगलियों पे नाम याद होने चाहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, मैथ, रीजनिंग, अपना और राजस्थान जी की, ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए हमेशा ही। ये सब्जेक्ट तो नाम याद रहने चाहिए। मेंस का जो भी ये सिलेबस है वो भी आपको रटा हुआ होना चाहिए। सिलेबस तो कम से कम रटा हुआ होना चाहिए, बाकी चीज़ों के लिए रटने के लिए नहीं बोलता मैं, बट सिलेबस रटा हुआ होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बुक्स देख लेते हैं, बुक्स के बाद में हमारे और आपके कमेंट का डिस्कशन कर लेंगे। पहली बात तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं वो एनसीईआरटी की बुक्स हैं। एनसीईआरटी क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की। कुछ एक सोच सकते हैं कि सर क्लास 6 7 हमारा स्टैंडर्ड डाउन तो नहीं हो जाएगा? नहीं, क्लास 6 7 8 की बुक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9 10 11 12 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास 6 7 8 की हैं। क्योंकि अगर आपको बेसिक क्लियर करना है तो एनसीईआरटी की वो 6 से लेके 8वीं तक की क्लास में जो बताया गया है, जिस तरीके से समझाया गया है, डायग्राम यूज करके, इमेज दिखा दिखा के, और उसमें कुछ जानो बूझो पहेलियां भी यूज की गई हैं, तो वो आपके पढ़ने के तरीकों को बिल्कुल चेंज कर देता है। आपको भले ही उस सब्जेक्ट के बारे में कभी नहीं पढ़ा हो और आप उस बुक को पढ़ने बैठ जाएंगे, एनसीईआरटी अगर हिस्ट्री 6 या 8th क्लास की ले लेते हो, तो आपको उसमें बहुत अच्छा इंटरेस्ट आएगा। उसमें उस तरीके से समझाया गया है कि कहानियां चलती रहेंगी और आपको उसमें मजे आते जाएंगे। तो 6 से लेके 8th वाली बुक तो जरूर पढ़ना। अगर आपने पहले से पढ़ रखी है, बहुत सारी चीजें आपको आती हैं, तो भले ही मत पढ़ना। लेकिन आप शुरुआत कर रहे हो तो 6 से 8 तक की एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना। आपने कभी नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेना, मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। और लोगों की तुलना में बहुत एडवांटेज मिल जाएंगे आपको कारण समझने का। आप ये समझने लग जाएंगे कि ये घटनाएं क्यों होती हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि क्यूरियोसिटी, बच्चों की कहानियां उस तरीके से बनाई गई हैं कि बच्चे के अंदर से सवाल आते हैं और सवाल को कैसे सॉल्व करना है, ये तरीका भी बहुत अच्छे तरीके से या अच्छे ढंग से एनसीईआरटी वाली बुक्स में समझाया गया है। ये एनसीईआरटी का सिलेबस जो अपने 2008-9 में चेंज हुआ था, उस समय बेटर हुई थी एनसीईआरटी। तो मैंने इधर की साइड में सब अपनी सब्जेक्ट लिखी हुई है। दोनों साइड में लिखी हुई है। इधर की साइड में अपनी नॉर्मल जो इंडिया जीके वाली हैं, और इधर की साइड में अपनी राजस्थान जीके वाली हैं। तो इनके जो लेखक हैं, जो जो बुक हैं आपको पढ़नी है। पहले तो मैं एनसीईआरटी का बेस बता चुका हूँ। एनसीईआरटी तो आप हर सब्जेक्ट की पढ़ लो। क्लास 6 से लेके 10 तक की एनसीईआरटी तो पढ़ लो। हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, साइंस की नहीं पढ़नी है तो मत पढ़ो। ठीक है। तो हिस्ट्री के लिए मैं आपको बुक बताता हूँ। इंडिया हिस्ट्री के लिए, इंडिया हिस्ट्री 3 तरीके की है, एंशियंट है, मिडाइवल है और मॉडर्न हिस्ट्री है। तो नॉर्मली आप 6 से 12 तक की अगर एनसीईआरटी कर लोगे तो कोई भी बुक मत पढ़ना, एक्स्ट्रा में कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन आपके अंदर अगर कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने का चाहत है तो आप ओल्ड एनसीईआरटी की 11 12 वाली बात तो ये हो ही गई, इसमें बता चुका हूँ, इसमें शामिल हो जाएगी। ओल्ड एनसीईआरटी की 11th और 12th की। अभी क्या है कि ओल्ड एनसीईआरटी की बंद हो गई है, तो कहीं से भी आपको मिल जाए ओल्ड एनसीईआरटी वाली तो वो पढ़ लेना। तो इसके अलावा आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की बुक आती है, बहुत ही अच्छी बुक आती है वो में। देखिए, मैं बिल्कुल शॉर्ट में बुक्स बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट हैं। बाकी आप एक लाइब्रेरी बना लो घर पे और उन्हें देख देख के आरती कर लो या अगरबत्ती लगा लो, तो उनसे कुछ होने वाला नहीं है। नॉर्मल बहुत कम बुक्स रखें और उन्हें ही 1 2 बार 3 बार रिवाइज करें। बाकी आप लाइब्रेरी बना लोगे तो मुझे गारंटेड पता है कि आप उन्हें पढ़ नहीं पाओगे। लाइब्रेरी सजी रहेगी और देख देख के खुश हो लोगे और आपको कुछ भी नहीं हो पाएगा। उन लाइब्रेरी में से किसी भी पुस्तक को नहीं पढ़ पाओगे। आप हिस्ट्री की 20 पुस्तक ले आओ और उसमें से मैं गारंटी दे रहा हूँ 20 में से एक भी नहीं पढ़ पाओगे। बस सीधा सीधा तरीका यूज करो ना, बेसिक लेवल की सब्जेक्ट कर लो, क्लियर कर लो बस। एनसीईआरटी की 6 से 12 ले आओ, उसके अलावा स्पेक्ट्रम की ले आओ, और कोई बुक मत लेके आओ, बस सीधी सी बात है। बाकी आगे और बता दूंगा और आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी। इंटरनेट पे सर्च कर लो हिस्ट्री के लिए कौन कौन सी, हजारों बुक हैं यार। बहुत सारे लेखक हैं वो यही काम करते हैं, उनका पब्लिकेशन से धंधा चल रहा है, तो ये आप यूज कर सकते हो। बाकी सिर्फ एनसीईआरटी लेना और स्पेक्ट्रम लेना। मेरा उद्देश्य आपको एक लाइब्रेरी बनाना नहीं है, मेरा उद्देश्य आपको एक सही ढंग से पढ़ने का तरीका बताना है। उसके बाद में पॉलिटी। पॉलिटी के लिए 6 से 12 तक की आपको एनसीईआरटी बुक लेनी है। न्यू एनसीईआरटी वाली बुक ही लेनी है जो पिछले 3 4 साल से चल रही है। उसके अलावा एम लक्ष्मीकांत की ये पुस्तक आप ले लेना। थर्ड नंबर पे आते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए 6 से 12 तक की एनसीईआरटी और उसके अलावा ऑक्सफोर्ड का एटलस ले लेना। ऑक्सफोर्ड का एटलस ले लेना।
और महेश बर्णवाल की एक पुस्तक आती है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो वो आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी का। बाकी हिस्ट्री मैं करा ही रहा हूँ, मेरी भी लेक्चर सीरीज तो चली रही है, आपको पता ही होगा। उसके अलावा पॉलिटी का भी मैं इंट्रोडक्शन वाला वीडियो करा चुका हूँ, क्रैश कोर्स वाला वीडियो कराने वाला हूँ कुछ दिनों में। तो पॉलिटी भी चल रही है मेरी, ज्योग्राफी भी चल रही है। हाँ, फास्ट इसलिए नहीं करा पा रहा हूँ क्योंकि मैं अकेला ही सारे काम करता हूँ। पहले लेक्चर डिजाइन करता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो खुद बनाता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ, एडिटिंग करने के बाद मैं अपलोड करना हूँ। तो इसमें एक ही लेक्चर में 4-5 घंटे कम से कम लग जाते हैं, 5 या 6 घंटे से ज़्यादा। क्योंकि डिजाइन करना भी इंपॉर्टेंट होता है। लेक्चर को मैं मन में आए वही सीधा इधर उधर से पढ़ा दूँ तो अच्छा नहीं लगता। एक एक पॉइंट, टू द पॉइंट पढ़ाना जरूरी होता है। ऐसा नहीं, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होना चाहिए और आपको हर जानकारी भी मिलनी चाहिए। तो मैं ये उद्देश्य रख के चलता हूँ। बाकी मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि एक कोई काम करने के लिए लड़का साथ में रख लो, लेकिन प्रॉब्लम फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वो धीरे धीरे मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा अपना तो चल जाता है, लेकिन किसी दूसरे को रखना है तो उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट तो देना पड़ेगा दूसरे के लिए। तो अभी उसका मैं देखूंगा बाद में कुछ। उसके अलावा ज्योग्राफी का मैं आपको ये बता चुका हूँ। इकोनॉमिक्स के लिए 9 से 12 तक की एनसीईआरटी आती है। देखो, इकोनॉमिक्स जो होते हैं, आरएस वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए, जो मतलब नॉर्मल बेसिक लेवल वाले होते हैं उनके लिए थोड़ी सी टफ लगती है, क्योंकि इकोनॉमिक्स से आपका ज़्यादा रिलेशन नहीं रहता है। फिर भी 9th और 10th में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, थोड़ा थोड़ा सा पार्ट है इकोनॉमिक्स का। 11th-12th में दो सब्जेक्ट, दो बुक हैं, एक का है मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो यानी छोटे लेवल की, यानी अपने घर तक की छोटी छोटी वस्तुओं का इकोनॉमिक्स कैसे मैनेज करना है। मैक्रो यानी बड़े लेवल का, यानी देश की जीडीपी लेवल का, बड़े लेवल पे जो इकोनॉमिक्स होती है उसको समझना होता है। उसमें बैंकिंग आ जाती है, शेयर बाजार आ जाता है, देश की जीडीपी आ जाती है। माइक्रो आपको पढ़नी नहीं होती है। माइक्रो यानी छोटे लेवल वाला, उसका सिलेबस में शामिल नहीं किया गया है। मैक्रो ही पढ़नी होती है, वो क्लास 12th में आती है। तो आप 12th वाली पढ़ने की कोशिश कर लेना, समझ में आ जाए तो। बाकी इकोनॉमिक्स के मैं एक लेक्चर तो डाला था, जीडीपी और इन्फ्लेशन वाला। मुझे पता नहीं आपकी समझ में आया नहीं आया, आपने सही ढंग से बताया नहीं। अगर समझ में आया है तो मैं कंटिन्यूसली 10 या 12 लेक्चर्स डालूंगा इकोनॉमिक्स के। तो उसमें से आप 60, 70, 80% सवाल सॉल्व कर लोगे। बाकी 90%, 100% सवाल सॉल्व करने वाला भी कोई नहीं होता। ये बात आप समझ लीजिए अच्छे तरीके से। कोई बोल रहा है कि मैं 100% सॉल्व करा है तो झूठ बोलते हैं वो सारे सारे। तो बाकी इकोनॉमिक्स का मैं खुद कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपका लेवल अगर जीरो हो सकता है तो आपके लिए बुक समझ में नहीं आएंगी। बाकी प्रतियोगिता दर्पण की एक पुस्तक आती है, एक साल में एक निकल के आती है, वो अप्रैल के महीने में आती है शायद, वो अभी आने वाली होगी या आ गई होगी। प्रतियोगिता दर्पण की वार्षिकांक आता है इकोनॉमिक्स का, तो वो आप ले सकते हो हिंदी मीडियम में। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी देख लीजिए। एनसीईआरटी की क्लास 9th में और 10th में है वर्ल्ड हिस्ट्री। उसके अलावा मैं प्रीलिम्स एग्जाम होने के बाद में पक्का 18 या 19 लेक्चर्स कराऊंगा हिस्ट्री का। वर्ल्ड हिस्ट्री का मेरा अच्छा है वर्ल्ड हिस्ट्री, तो वो 1-1 घंटे के आसपास में, वो शायद मेरे हिसाब से उसमें से बाहर, या वो पूरा आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी उस हिसाब से। साइंस के लिए 9th-10th की साइंस पढ़ लीजिए, 9th और 10th की। बाकी अगर जैसे कि अभी आरएस का नोटिफिकेशन आया नहीं है, अगर 5 महीने का टाइम आसपास रहता है, वैसे सुना है कि अगस्त या अक्टूबर में प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, जब भी नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद में, तो 5 महीने का टाइम रहता है। तो मैं कोशिश ये करूंगा, पक्का कोशिश करूंगा कि मैं ज़्यादातर सब्जेक्ट में अपने लेवल पे क्लियर करा दूं। क्योंकि आपका जो रेस्पॉन्स मिल रहा है कि सर आपका जो पढ़ाने का तरीका अच्छा है, आप किसी दूसरे टीचर की बजाय सारे सब्जेक्ट खुद ही कराइए। तो मैं कोशिश यही करूंगा 360 डिग्री व्यू जो है, और जीरो लेवल से हायर लेवल तक ले जाऊँ आपको। तो इसलिए मैं साइंस कराने की कोशिश करूंगा। अगर ये मेरे जीएस वाले टॉपिक हो गए तो साइंस भी मैं कराऊंगा। बाकी एक प्रॉब्लम ये और है कि 12th क्लास वाले कुछ बच्चे हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, तो उनके लिए टाइम का मैंने लास्ट वेडनेसडे वाले वीडियो में बोला था आपको। और अब मैं अगले 2 दिन अगली फिजिक्स के लिए क्लास 12th वाली फर्स्ट चैप्टर कराने वाला हूँ। तो 2 दिन शायद ये नॉर्मल वीडियोज नहीं आ पाएंगी, फिजिक्स की वीडियो आएंगी। तो आप खुद देखना चाहें तो उन्हें देख सकते हो। वो बड़ी हो सकती है थोड़ी सी, क्योंकि मैं उन्हें डिटेल्ड में कराऊंगा, 4-5 घंटे की हो सकती है। तो उन्हें डिटेल में कराऊंगा, आप देखना चाहो तो देख सकते हो, वो साइंस से रिलेटेड है। बाकी अपनी एग्जाम के हिसाब से 9th-10th की साइंस जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। धीरे धीरे अगर ये जीएस हो गई तो मैं उसे क्रैश कोर्स के रूप में हर टॉपिक के बारे में करा दूंगा। उसके बाद में अपना मैथ रीजनिंग के लिए आरएस अग्रवाल आती है, या आरएस अग्रवाल नहीं करना है तो 9th और 10th की आप जो मैथ आती है उसे क्लियर कर लीजिए। उसके अलावा आपको आरएस अग्रवाल वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर रीजनिंग नहीं होती इसमें 9th-10th में, तो उसको आपको रीजनिंग के लिए पढ़ना पड़ेगा। बाकी मैं बता ही चुका हूँ, अगर मैं इनसे फ्री होता हूँ तो ये कोशिश करूंगा पक्का। करंट अफेयर्स के लिए राजस्थान पत्रिका मैं पहले ही बता चुका हूँ। एक बता चुका हूँ, सुजस नाम से एक वेबसाइट है राजस्थान के लिए, सुजस वेबसाइट है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से सारी योजनाओं के बारे में बताया गया है। तो सुजस की पत्रिका भी आती है। बाकी करंट के लिए आप हिंदी मीडियम से हो तो दृष्टि आईएएस नाम से, दृष्टि आईएएस जो है उसकी हर मंथली एक करंट अफेयर्स की एक बुक आती है, वो बहुत अच्छी आती है और उसमें जो भाषा होती है वो सरल होती है। देखो, करंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो मेन डाटा आता है वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए आता है। जितने भी आईएएस वाले इंस्टीट्यूट हैं वो है मोस्टली इंग्लिश मीडियम में बनाते हैं, और उनका हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है, और ट्रांसलेट बहुत गंदा होता है, तो वो आपकी समझ में नहीं आता है। लेकिन ये दृष्टि आईएएस का मैंने देखा है, इसका मटेरियल जो है
वो बाकायदा हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए और बहुत ही ईजी लैंग्वेज होती है। तो आप दृष्टि आईएएस देख सकते हो। पर्यावरण, एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए अपना दृष्टि आईएएस का ही एक बुक आती है, वो भी बहुत अच्छी है। बाकी तो बताते हैं शंकर आईएएस की और उनकी, वो आप देख लेना, पर मुझे अच्छा लगा कि दृष्टि आईएएस की जो बुक है वो टू दी पॉइंट है और बिल्कुल बेसिक लेवल से, वो आप ले सकते हो। उसके अलावा अपने राजस्थान जीके की तरफ आते हैं। राजस्थान जीके की बात करते हैं तो राजस्थान इतिहास के लिए, राजस्थान जीके के लिए नॉर्मली जो हिंदी साहित्य अकादमी की जो पुस्तक है वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है, और आरपीएससी भी उन्हीं पुस्तकों से अपना रेफरेंस लेता है। अगर कहीं पे भी रेट वगैरह लगानी है तो नॉर्मली आरपीएससी हिंदी साहित्य अकादमी की पुस्तकों को मानता है। तो आप बिना सोचे समझे हिंदी साहित्य अकादमी की सारी बुक लेके आ सकते हो। बाकी बता देता हूँ, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा नाम से एक पुस्तक आती है। उसके अलावा राजस्थान का स्वतंत्र संग्राम में योगदान के लिए बीएल पनगड़ की पुस्तक आती है। कला संस्कृति के लिए जयसिंह नीरज, ये हिंदी साहित्य अकादमी की आती है, हिंदी साहित्य ग्रंथ अकादमी की, तो जयसिंह नीरज की पुस्तक आती है। भूगोल के लिए हरिमोहन सक्सेना की पुस्तक आएगी। उसके साथ में अपना मैप भी क्लियर करना। अपना राजस्थान भूगोल तो चल ही रहा है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है वो तो, उसमें के अलावा अगर पढ़ो या ना पढ़ो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ज्यादातर सब्जेक्ट उसी में क्लियर हो जाएगी मेरी वीडियोज में। हिस्ट्री और कला संस्कृति का थोड़ा धीरे धीरे चलेगा। अर्थव्यवस्था का ये है कि अपना लक्ष्मी नारायण नाथुराम का नाम की एक पुस्तक आती है, तो ये अपनी राजस्थान जीके की पुस्तक हो गई। तो नॉर्मली मैंने सारी पुस्तक आपको बता दी है। अभी आपके मैं टेस्टिमोनियल्स पढ़ देता हूँ। बाकी कुछ एक सवाल जैसे कि गुरुजी नोटिफिकेशन कब आएगा, आरपीएससी की वैकेंसी कब आएगी, तो भाई साहब मैं आरपीएससी का सदस्य नहीं हूँ, तो मुझे कुछ भी नहीं पता है। और जो तुमसे बोलता है ना रोज वीडियोज बना बना के कि अब आ गया, अब आ गया, ये आ गया, सारे के सारे झूठ बोलते हैं, तुम्हें मूर्ख बनाने का काम करते हैं, और ये काम हमेशा से चलता आया है। मैं सच बोल रहा हूँ। आपको हो सकता है कि सर जी को कुछ नहीं पता, पर सच यही है, किसी को नहीं पता। आरपीएससी वालों को खुद को नहीं पता ना कि कब निकालने वाले नोटिफिकेशन। तो जो बोलता है कि अगले 10 दिन बाद जाएगा, 20 दिन बाद जाएगा, अखबारों में निकाल दिया जाता है आने वाला है 10 दिन में, पिछले 1.5 साल से यही चल रहा है। और वो अपने यूट्यूब पे वीडियो भी बना देते हैं कि आ गया आ गया और ये निकल गया। बाकी एज रिलैक्सेशन की जो है वो अपने छूट मिल गई है। जनरल के लिए 35 से बढ़ाकर 40 साल कर दी गई है। अपना ओबीसी के लिए 3 साल एक्स्ट्रा होंगे तो 43 साल तक की उम्र हो जाएगी। तो एज का तो आ ही चुका है। उसके अलावा आप ये ना पूछा करें कि मुझसे कब नोटिफिकेशन आएगा। अच्छा, पूछना मतलब गलत है, मेरे हिसाब से गलत है। जब मैं कोई आरपीएससी का सदस्य नहीं हूँ, मैं आरपीएससी का कोई अध्यक्ष नहीं हूँ जो मैं आपको बता सकूँ। आरपीएससी अध्यक्ष खुद को नहीं पता, वो भी सस्ते नशे करते हैं। तो मैं आज के लेक्चर में बता ही चुका हूँ, उनका मतलब कोई भरोसा नहीं होता है कौन से नशे करते हैं, सुलोचन पीते हैं शायद। उसके बाद में अगला सवाल मैं कुछ आपकी तरफ से कुछ बातें आती हैं, सर जी फास्ट वीडियो जो डालीजिए, फास्ट वीडियो डालीजिए। मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं अकेला हूँ और अकेला ही इतना सारी प्रोसेस करता हूँ। बाकी एक लड़के को मैंने बोला है और शायद उसको मैं सोच रहा हूँ उसे काम पे लगा लूँ। वो टाइम बताएगा क्योंकि वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहेगी, तो उस हिसाब से मैं सेटल करने की कोशिश करता हूँ कुछ तरीके से। अगला, अभी मैं आपके टेस्टिमोनियल या प्रशंसा पत्र जो आपके कमेंट आए हैं, जो अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं, अच्छे या बुरे जो भी जिस भी तरीके के होंगे, मैं दोनों ही पढ़ता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर बुराई भी करते हो तो मुझे अच्छी लगती है। बाकी बुराई वाले में कमेंट आते ही नहीं है, कुछ एक आते हैं, जैसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, मिस्टेक, तो वो सही बात है। मिस्टेक अगर मुझसे हो जाती है तो बतानी चाहिए। बाई डिफॉल्ट मिस्टेक होना नॉर्मल सी बात है इंसान होने के नाते, तो मिस्टेक हो जाती है। जैसे कि मैंने एक दिन बता दिया था कि जल्दी जल्दी में बता दिया था कि भाखड़ा नागल बांध है जो सबसे बड़ा है, लेकिन किसी ने कमेंट में बताया नहीं सर ये गलत है, तो मैंने ध्यान की दिया, हाँ सही बात बोल रहे हो। भाखड़ा नागल जो था जब बना था उस समय से 2012 तक सबसे ऊंचा था, लेकिन 2012 के बाद में टिहरी बांध उत्तराखंड में बन गया तो वो उससे बहुत ज़्यादा ऊंचा हो गया। तो ऐसे सवाल, ऐसे कमेंट आप बता सकते हो। जैसे आज का अंगारा लैंड वाला एक कमेंट आया था कि सर जी उस वाले लेक्चर में तो आप ये बताया था, हाँ मैंने बिल्कुल सही है। गलती हो जाती है तो मैं एक्सेप्ट करके और उसमें कमेंट में लिख देता हूँ, एडिट नहीं कर पाता हूँ। तो आपके सवाल और कमेंट बोलता जाता हूँ। जैसे कि इसमें सर एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्वेशन कोटा होता है या नहीं होता, और एज लिमिट क्या होती है। देखो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्वेशन कोटा होता है और वो भी 12% से ऊपर होता है, 12.5% होता है शायद। तो एक्स सर्विसमैन वाले अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो आरएस वगैरह में बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी होती है। एज लिमिट की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि 43 तो नॉर्मली है ओबीसी वालों की, 40 जनरल वालों की। तो एज लिमिट का ऐसा नहीं है, उनमें पक्का निश्चित सी बात है एक्स सर्विसमैनों के लिए कम से कम 7 या 8 साल का एज लिमिट होगा। मैंने अभी तक देखा नहीं है, आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि और लोगों को पता चल जाए। बाकी जब मैं वीडियो बनाता हूं तो मैं आपसे बोलता हूं कि कुछ एक चीज़ें सवाल पूछता हूं तो आपको कमेंट बॉक्स में उनके आंसर देने चाहिए। मैं इसलिए बोलता हूं ताकि सिर्फ और सिर्फ आप मुझ पर डिपेंड ना हो। कुछ एक चीज़ें आप खुद से खोजें, कुछ चीज़ें खुद आप क्यूरियोसिटी बनाएं। जैसे कि मैंने बोला कि जो अपना डॉली नाम से एक सीप थी, तो उसका जन्म कब हुआ, तो मैंने आपसे पूछा था कमेंट में। तो आपको सर्च करना चाहिए, लिखो या ना लिखो पर गूगल में सर्च करना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए अपनी प्रतिक्रिया दें और बताएं कि हाँ सर हम एक्टिव हैं और आपकी वीडियो सही ढंग से देख रहे हैं। अगला आपका कमेंट है संजीव कुमार मीना का, सर जी आपके नोट्स नहीं मिल सकते क्या। देखो मेरा कोई कोचिंग तो है नहीं जो मैं आपको नोट्स अलग से बनाता हूँ। मैं यहाँ पे जो लेक्चर पढ़ाता हूँ उससे पहले खुद अपने नोट्स तैयार करता हूँ। नोट तैयार करने के बाद मैं बोर्ड पे लिखता हूँ।
बोर्ड पे लिखने का जो होता है उसे मैं स्कैन करके ज़्यादातर नोट्स के मैं पीडीएफ में लिंक नीचे डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। ज़्यादातर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ लिंक मिल जाएगी और वो सीधी पीडीएफ लिंक है, कहीं वेबसाइट पे नहीं ले जाएगी, आपको गूगल ड्राइव में ले जाएगी और एक क्लिक करने पे वो डाउनलोड हो जाएगा। तो वो बेस्ट वे है। बाकी बुक से ले लो ना, बुक से भी नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स से कुछ नहीं होता, नोट्स इकट्ठा करने से कुछ नहीं होता, शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स होने चाहिए जो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे कोई नोट्स नहीं है, मेरी कोई कोचिंग नहीं है जो आपके लिए नोट्स दे सकूँ। बाकी ज़्यादातर लेक्चर का मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे देता हूँ। बाकी कुछ एक जो अच्छे कमेंट करते हैं, जैसे गुनगुन मामिल जी, थैंक यू सर जी। अब ये जैसे किसी बच्चे ने पूछ लिया, अब ये मेरी समझ से बाहर है सर, आरएस की वैकेंसीज कब आने वाली हैं? तो भाई अब मुझे नहीं पता, आरपीएससी वाले जाने। उसके बाद में आरएस प्री और मेंस के पेपर सॉल्व करवा दो, ममता यादव जी बोल रही हैं। हाँ, प्री के सॉल्व तो करवा ही रहा हूँ। टाइम प्री एग्जाम होने के बाद में मेंस के भी सॉल्व करवा दिए जाएंगे। प्री के तो मैं करवा ही रहा हूँ, पिछले 7-8 साल के तो कम से कम प्री के सॉल्व कराऊंगा, और उनमें से ही ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। प्री से अगर आप पिछले 20 साल के प्रीलिम्स के एग्जाम सॉल्व कर लोगे ना, तो आप और सब्जेक्ट ना ही पढ़ो तो भी आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उनसे इधर उधर से रिलेटेड ही सवाल आते हैं। उन्हें सही ढंग से क्लियर कर लो। उन्हें ऐसा कर लो कि एक टॉपिक आया है, जैसे चोटियों के बारे में आया है, तो चोटियों के साथ में अगर गुरु शंकर का पूछा है तो उसके साथ साथ में रिलेटेड जितनी भी चोटियां हैं वो याद कर लो, तो अगली बार उनसे रिलेटेड पूछा जाएगा। तो आप ये याद रखना कि प्रीलिम्स का अगर आप 15 साल का पिछले पेपर कर लोगे तो पक्का प्रीलिम्स आप क्लियर कर लोगे। उसके बाद में मैंने लास्ट वीडियो में कुछ बताया था इसरो और डीआरडीओ के बारे में, तो किसी ने बोला है कि सर ये इसरो और डीआरडीओ का अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि वहाँ आरक्षण नहीं है। देखो, ये आपका फेक न्यूज का नतीजा है कि आप ऐसे कमेंट कर देते हो। इसरो में भी रिजर्वेशन है और डीआरडीओ में भी रिजर्वेशन है। इसरो में जो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है, प्रशासनिक सिस्टम होता है, उसमें रिजर्वेशन है, और इसरो का जो अपना इंजीनियरिंग सिस्टम होता है उसमें अपना हैंडीकैप्ड के लिए रिजर्वेशन है। कास्ट सिस्टम का रिजर्वेशन नहीं है, फिर भी उसमें थोड़ा बहुत रिजर्वेशन इश्यू होता है। देखो, गवर्नमेंट का कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी संस्थान हो, उसमें गवर्नमेंट के रूल्स लागू होंगे। इसरो भी गवर्नमेंट का पब्लिक यूनिट है, उसमें भी रूल्स लगेंगे, उसमें भी रिजर्वेशन होता है, डीआरडीओ में भी रिजर्वेशन होता है। तो आपने यह शायद कहीं पढ़ लिया होगा, वो रिजर्वेशन के विरोध में पढ़ लिया होगा। तो आप ऐसे फेक न्यूज को पढ़ने के साथ साथ में आप वेरीफाई भी कर लिया करें, क्योंकि आज के समय पे सबसे ज्यादा यही चल रहा है। झूठी खबरें बहुत ज्यादा फैलाई जाती हैं। अभी मैंने कुछ दिनों पहले देखा था, 14 फरवरी के दिन ज्यादातर लोगों के व्हाट्सएप में, फेसबुक पे यही बात फैल रही थी कि आप जो है वैलेंटाइन डे बना रहे हो, अपने प्यार में ये कर रहे हो, तुम्हें पता है कि आपके लिए भगत सिंह ने आज़ादी के लिए फांसी दी गई थी इस दिन। मतलब कितने मूर्ख लोग थे, उस बात को शेयर भी कर रहे थे। आपको आज तक नहीं पता पड़ा, आज तक पता नहीं चला कि भगत सिंह को जो फांसी मिली थी वो 31 मार्च को मिली थी। और भगत सिंह की आज़ादी का और वैलेंटाइन डे का क्या भगत सिंह की फांसी का और वैलेंटाइन डे का क्या रिलेशन है? भगत सिंह को फांसी मिली, जो मैं एक बात गारंटेड बोल रहा हूँ, ये फेक न्यूज वाले जो भी होते हैं, इन्हें नहीं पता कि भगत सिंह का मतलब क्या है। जिस दिन ये भगत सिंह का मतलब पता चल जाएगा ना, भगत सिंह को छोड़ देंगे। भगत सिंह की टी शर्ट लगाना, भगत सिंह के बारे में बोलना आसान है, लेकिन भगत सिंह को समझना बहुत कठिन है। अगर मैं किसी दिन भगत सिंह के बारे में बताऊंगा ना, तो जितने भी आपके सारे मिथ्स हैं वो सारे के सारे टूट जाएंगे। भगत सिंह के बारे में जो प्रचार किया गया था वो ज्यादातर अपने राइट विंग वालों ने किया था, लेकिन भगत सिंह नास्तिक थे। भगत सिंह इस सिस्टम के बिल्कुल खिलाफ थे। भगत सिंह तो आज के समय पे अगर होते तो ये सिस्टम जो चल रहा है ना, इसका पुरजोर विरोध करते। वो एक विद्रोही थे। पर जो भी है, तो फेक न्यूज आपके पास में आती है तो उससे थोड़ा सा बच के रहा करें। आप खुद से सोचना शुरू करें। एक बात याद रखें, फेक न्यूज चलती रहेंगी। ये आज से नहीं, बहुत पुराने समय से, जब व्हाट्सएप फेसबुक भी नहीं था तब भी चलती थी। लेकिन अभी क्या है, स्पीड तेज हो गई है और इसमें अपना मीडिया भी समर्थन कर रहा है टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में। छोटी छोटी बातों पे क्या ऐसा हुआ था, क्या ऐसा हुआ गया, वो जैसे चुटिया कटी थी उस समय, आपको याद होगा, तो उसमें चुटिया कटने वालों की बहुत ज्यादा, टीवी ने कितना टीआरपी बढ़ाने के लिए पिछले 10-15 दिन तक वही चला। अभी प्रिया प्रकाश ने क्या कर दिया, आंख मार दी, उसके बाद में वो मत पूरा टीआरपी उसी के चक्कर में चला गया। तो ये मेन इश्यूज आपको भटकाते रहते हैं। जो मेन मुद्दे होते हैं, बेरोजगारी या आपकी शिक्षा का, आपकी हेल्थ का, उन चीज़ों से भटकाने का काम होता है। बाकी मोदी जी का मैं आदर्श मानता हूँ। बाकी ऐसा नहीं है कि वो सारी चीज़ें अच्छी करेंगे, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे काम वो अच्छा करेंगे। उनका विरोध होना जरूरी है। आप उनके अंदभक्त हो रहे हो तो आप गलत तरीका यूज कर रहे हो, तो इस चीज़ से आप बच के रहना। बाकी फेक न्यूज से रिलेटेड अगर टाइम मिलता रहा आगे, तो फेक न्यूज से रिलेटेड वीडियोज भी बनाई जाएंगी। मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो उसके बाद में एक सवाल आया है, सर डिवोर्स की सीट होती है? हाँ बिल्कुल होती है। डिवोर्स वालों के लिए कट ऑफ भी बहुत कम जाती है। सर सिलेबस तो चेंज नहीं होगा हर इसका, और इसमें तैयारी के लिए कौन सी बुक, प्लीज प्लीज सर बता देना। तो ये रोशन खान जी हैं, तो उन्होंने पूछा है। हाँ, सिलेबस तो मैंने बता दिया है और बुक्स तो मैंने बता दी है। सिलेबस चेंज होने के चांस हैं, इसलिए मैं बुक्स नहीं बता रहा था, फिर भी आज मैंने ये बुक्स बता दिए हैं। उसके बाद में अगला कमेंट की तरफ चलते हैं। अपने लवली मूवमेंट नाम से कोई चैनल है, तो उन्होंने बोला, यू आर सर बेस्ट। आप किस सब्जेक्ट के स्टूडेंट रहे हो? मैं साइंस सब्जेक्ट का स्टूडेंट रहा हूँ।
इंजीनियरिंग की हुई है मैंने, अपने फेसबुक प्रोफाइल पे लिखा हुआ है। फेसबुक प्रोफाइल की लिंक आपको नीचे मिल सकती है, आप जुड़ सकते हो वहाँ मुझसे। अच्छा, एक स्पेशल कमेंट आया है, अलग ही कमेंट आया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलना है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा वो मेरी बढ़ाई कर रही है या कुछ अलग भी फील हो रहा है उन्हें। प्रियंका राठौर नाम से हैं, उन्होंने बोला अमेजिंग सर, इतने दिनों से समझ ही नहीं आया, अभी सब आपने अब मेरे दिमाग में पढ़ाया और आपका मेरे दिमाग में सब कुछ घूम रहा है, थैंक यू वेरी मच सर। उसके बाद में उन्होंने ही दूसरा कमेंट किया है, सर मैं राजस्थान से ही हूँ बट एजुकेशन राजस्थान में नहीं हुई थी, मतलब मैं यहाँ नहीं रही और मुझे कुछ अता पता नहीं था राजस्थान के बारे में, लेकिन बट आपकी वीडियो देखी उसके बाद लग रहा है कि मैं राजस्थान में ही हमेशा राजस्थान में ही रही हूँ। तो इस तरीके से अच्छे कमेंट आए हैं ये। एक मयंक सोनी सोनी जी ने बोला इन वीडियो से मैं एकदम आरएस की ओर बढ़ रहा हूँ, ऑल क्रेडिट गो टू यू सर, गुड वर्क। धन्यवाद, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी मुझे। उसके अलावा संगीता मीना बोल रही हैं, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और समझाते भी हो बहुत अच्छा हो, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक चीज़ और, जो कुछ एक लोग जो होते हैं स्पेशली व्हाट्सएप में आके कमेंट करते हैं, सर आरएस की तैयारी कैसे करें। अब यार कैसे समझाऊं तुम्हें, मैंने उसके लिए स्पेशल वीडियो बना दी है, मैं अब उस स्पेशल तुम्हें कैसे लिख लिख के बताऊंगा। अब बोलेंगे सर आप बुक्स बताइए, स्पेशल बताइए, उनके लिए स्पेशल नहीं बता सकता यार मैं, किसी के लिए स्पेशल कैसे बता सकता हूँ। तो आप ना पूछा करें तो ज़्यादा बेटर है, स्पेशल पूछने से अच्छा है कि क्यों पूछें ऐसे सवाल। नहीं बता पाऊंगा मैं सारी चीज़ों के आंसर इस तरीके से। उसके अलावा एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा सवाल आया है, सर अगर पृथ्वी, अमित महावर ने पूछा है, सर अगर पृथ्वी गोल है तो हम नीचे क्यों नहीं गिरते, प्लीज ये क्लियर कीजिए। तो ये सवाल बहुत अच्छा है और मैं आपके लिए क्लियर करता हूँ, ग्लोब लेके आता। देखो, इस तरीके के सवाल आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इन सारी चीज़ों से, क्योंकि मैं आपको, मुझे नहीं पता आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, पर मैं ये चाहता हूँ आपको एक एजुकेशन सही ढंग की मिले, आपको सच्चाई का ज्ञान होना चाहिए, सत्य का पता होना चाहिए। भले एजेंडा कुछ भी हो लेकिन आपको सच्चाई का पता होना चाहिए। जैसे कि मेरा नेशनलिस्ट एजेंडा है, मैं राष्ट्रवादी एजेंडा के साथ में काम करता हूँ। वो झूठा है या सच्चा है ये मुझे नहीं पता, पर मैं आपको सच्चाई जरूर बताना चाहता हूँ हर चीज़ के बारे में, 360 डिग्री घुमाना चाहता हूँ। तो वो आके आगे देखेंगे। लेकिन आपका ये सवाल आया अमित मेरावर जी का, सर अगर पृथ्वी गोल है तो हम नीचे क्यों नहीं गिरते, बहुत ही अच्छा सवाल है। इस तरीके की क्यूरियोसिटी बनी रहनी चाहिए आपके अंदर, इस तरीके के सवाल पूछेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आपके इसका सॉल्यूशन कर देता हूँ। देखिए, आपने जैसे सवाल पूछा कि सर अगर पृथ्वी गोल है तो हम नीचे क्यों नहीं गिरते, एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ये अपना इंडिया है, जैसे हम यहाँ रह रहे हैं, ये कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, मैं इसे पेन को छोड़ता हूँ, क्या नीचे गिरता है, ये तो नीचे गिर रहा है। लेकिन एक्चुअली में ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल का, अगर आपने नाम सुना हो, गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब होता है अगर दो वस्तुएं एक दूसरे के पास में है तो वो एक दूसरे को आपस में आकर्षित कर रही हैं। उनका एक सूत्र होता है F बराबर जी, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र होता है G m1m2/r²। इसमें जो अपना बल लग रहा है F जो भी आ रहा है, तो वो G m1m2, m1 होती है इस वस्तु का द्रव्यमान, m2 होता है इस वस्तु का द्रव्यमान, r इनके बीच की दूरी होती है। तो इस तरीके से गुरुत्वाकर्षण बल का मान आता है। तो एक्चुअली में इन दोनों वस्तुओं के बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, लेकिन इनका वजन बहुत कम है, तो इसका जो मान आएगा वो नाम मात्र आएगा। इस समय भी ये दोनों आपस में आकर्षित कर रहे हैं, मुझ में और इस ग्लोब में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, लेकिन इसका भी वजन कम है, मेरा भी वजन कम है, तो हम उस चीज को महसूस नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम पृथ्वी की बात करें, इस तरीके से अपनी पृथ्वी है, तो पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का वजन जो है वो बहुत ज्यादा है, तो इस पे अगर कोई भी वस्तु होगी वो गुरुत्वाकर्षण बल फील होगी। तो एक्चुअली में आज शॉकिंग बात बोल रहा हूं मैं आपके लिए, हम पृथ्वी पे सीधे नहीं खड़े हैं, हम पृथ्वी पे उल्टे लटक रहे हैं। हमारे पैरों को पृथ्वी ने जकड़ा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे है उसको पैरों की तरफ से खींचा हुआ है, यहाँ पे उसको भी पैरों की तरफ खींचा हुआ है। यूनिवर्स में कहीं भी ऊपर नीचे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम नहीं होता है। ब्रह्मांड में कोई दिशा नहीं होती है, याद रखना, ये हमने बनाई है अभी कुछ समय पहले, ठीक है, लेकिन ब्रह्मांड में नहीं होती। इस साइड में पूरी पृथ्वी पे आप बता सकते हो क्या उत्तर पश्चिम, आप बोल दोगे सर इधर की साइड में पूरा, इधर की साइड में पश्चिम है, ये थोड़ी देर बाद में इधर आ गया। तो अगर आप बोल दो कि ये जापान है, मैंने बोल दिया कि जापान जो है पूर्व दिशा में, थोड़ी देर बाद में घूम के यहाँ पे आ गया, कौन सी दिशा में रह गए, ये तो पश्चिम में आ गया अब तो। लेकिन यूनिवर्स में कोई दिशा नहीं होती है, ये याद रखना। तो अगर कोई यहाँ पे है तो इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर है, ये ऊपर नहीं है, पृथ्वी ने इसे खींचा हुआ है। अगर जिस दिन गुरुत्वाकर्षण बल जीरो हो गया, जिस दिन बाई चांस गुरुत्वाकर्षण बल जीरो हो गया, तो ये व्यक्ति यहाँ से उड़ जाएगा, उड़ गया जाएगा, मतलब यहाँ से फ्री हो जाएगा और वो अंतरिक्ष में घूमने लग जाएगा। आपके लिए एक थोड़ा सा एग्जांपल बता देता हूं आपकी क्यूरियोसिटी बनाने के लिए, या आप काम करना, मैं इसमें वीडियो एडिट करके भी डाल सकता हूं, लेकिन आप खुद करना। अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन होते हैं, अंतरिक्ष में बहुत सारे देश अपने स्पेस स्टेशन बना के रखते हैं, जहां से अंतरिक्ष में जाके वो रिसर्च करते रहते हैं यूनिवर्स के बारे में। उन स्पेस स्टेशन में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है। वहां पे किसी भी व्यक्ति को अगर यहाँ से और वहां जाना है तो वो पैरों के सहारे से नहीं चल सकता, उसे कुछ पकड़ के जाना पड़ेगा। अगर आप वहां पे ऐसा करते हो, इस पेन को ऊपर से गिराते हो ना उस अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में, आप वीडियो देखना, अंतरिक्ष देना, स्पेस स्टेशन नाम से
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नाम से आप इस तरीके से आप यूट्यूब में लिख देना, तो आपको उसमें वीडियो मिल जाएगी कुछ ना कुछ। अगर यहाँ पे ये पेन है वो इसे छोड़ देंगे ना, तो उसके बाद ये नीचे नहीं जाएगा। छोड़ दिया, अब यहाँ तो पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण बल नीचे काम कर रहा है, ये आपको खींच रहा है नीचे की तरफ, आपके पैरों को पृथ्वी ने खींचा हुआ है, आप उल्टे हो, ये आप समझने की कोशिश करो। तो ये अगर छोड़ दूंगा तो ये तो नीचे चला जाएगा, लेकिन वहां पे छोड़ने पर वो पेन वहीं की वहीं लटक जाएगा। उसका और बेस्ट एग्जाम्पल, वो उसमें वीडियो आपको मिलेगी ना कहीं, तो उसमें आप देखना, स्पेस स्टेशन में पानी का जो होता है, जैसे किसी व्यक्ति को पानी पीना है तो वो बोतल से पानी डाल देता है, पानी डाल दिया, उसके बाद में जो बूंद है वो वहीं पे रुक जाएगी। भले ही वो व्यक्ति उधर उधर घूम के आ जाए और उस बूंद को पी सकता है, वो नीचे नहीं जाएगी, वहीं पे मिलेगी, जब तक उस पर भारी बल नहीं लगेगा तब तक वो बूंद वहीं रहेगी। तो ये अपना साइंस का टॉपिक है, गुरुत्वाकर्षण बल। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए, और आपका दिमाग इस तरीके से आज कुछ नई चीज सीखी कि आप पृथ्वी पे उल्टे लटक रहे हो, सीधे नहीं हो। पृथ्वी को आपके पैरों की तरफ से पृथ्वी ने आपको खींचा हुआ है, आप पृथ्वी पे उल्टे लटक रही हो, उल्टे लटक रहे हो। तो आप इसे सर्च करना, स्पेस स्टेशन नाम से वीडियो आपको मिल जाएगी, उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल 0 होता है वहां पे क्या आनंद होते हैं। आप वहां सो जाओगे ना, जैसे बिस्तर पे सोओगे और थोड़ा बहुत वहां पे कुछ थोड़ा बहुत भी फोर्स हुआ या कोई झटका हुआ, तो आप सुबह कहीं और पाओगे अपने आप को। वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, यहाँ पे तो आप जो अपना फ्रेश होने जाते हो तो नॉर्मली गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, लेकिन वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता, तो उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आती है। तो वहाँ अलग अलग डिजाइन किया गया है हर चीज़ के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पकड़ना पड़ता है वहाँ पे। अगर आप में किसी ने धक्का दे दिया ना, तो आप धक्के के सहारे चलते ही जाओगे जब तक आप किसी चीज़ से पकड़ के रोकोगे नहीं तब तक, नहीं तो चले गए तो अंतरिक्ष में खो भी सकते हो, वैसा होता है। एक मूवी आई थी ग्रेविटी नाम से, अगर आपने देखी हो, ग्रेविटी नाम से एक मूवी थी हॉलीवुड की, उसमें ये बहुत अच्छे तरीके से समझाया है जीरो ग्रेविटी में कैसा महसूस होता है। ठीक है, ये सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा, इस तरीके के आप सवाल पूछ सकते हो। और वो जो मैंने पहले बोला था कि आप पर्सनली मुझसे ना पूछा करें कि मैं कैसे तैयार करूं, कोई एक ने बोला है कि सर जी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए मुझे, ताकि कम समय में जल्दी से तैयारी कर सकता हूं। देखो, कम समय में जल्दी तैयारी करने के लिए आप कहीं और जाइए, मेरा डिटेल्ड एनालिसिस चलता है, मैं पूर्ण तरीके से कराऊंगा। ठीक है सर, आंसर की रीट वालों के लिए ये है कि रीट का मुझे कुछ नहीं पता है, मैंने तो बस सिर्फ आंसर की वो एनालिसिस किया था पेपर का, बाकी मुझे नहीं पता रीट का कट ऑफ कितना जाने वाला है। ठीक है, तो रीट वाले ना पूछें तो बेटर है। उसके बाद में आपका गुरुजी, ये महावीर चौहान जी बोल रहे हैं कि गुरुजी आपके पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा है, बाकी चैनल से थैंक यू, प्लीज़ इसे इसी तरीके से बढ़ाइएगा। तो धन्यवाद आपके लिए, और मैं कोशिश ये करूँगा कि बढ़ाऊँगा। बाकी मैंने एक बार बोल चुका हूँ, 2 बार बोल चुका हूँ शायद, मैं हर वीडियो लेक्चर की पीडीएफ उसके डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, गूगल ड्राइव से सीधा डाउनलोड कर सकते हो आप उसे। सर थैंक्स, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, मैं राजस्थान आरएस में सिलेक्शन लेना चाहता हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ, कोई भी बाहर का व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, आसानी से कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप भी बाहर अप्लाई कर सकते हो, अपने राजस्थान वाले भी यूपीएससी में, यूपीपीएससी में अप्लाई कर सकते हैं, एमपीपीएससी में अप्लाई कर सकते हैं, और उधर के अपने बाहर वाले भी अपने राजस्थान में अप्लाई कर सकते हैं। मोनिका करण शेखावत जी, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं आपसे पढ़ना चाहती हूँ, आप कहाँ पढ़ाते हैं? मैं भी आरएस की तैयारी कर रही हूँ। देखो, ये सवाल मुझसे बहुत बार पूछा गया है कि सर आप कौन से कोचिंग में पढ़ाते हैं, हम भी आपसे पढ़ना चाहते हैं। एक्चुअली मैं कोई कोचिंग नहीं पढ़ाता, मैं अपने रूम पे ही 4-5 बच्चों को पढ़ाता हूँ। पहले तो उनसे कुछ पैसे भी लेता था, कुछ एक पैसे लेता था, अब उनको भी फ्री कर दिया 4-5 बच्चों को, वो भी डिस्कशन के लिए बुलाता हूँ मैं उन्हें, ताकि मैं वीडियो बना दूँ, उसके बाद में उनके साथ में डिस्कशन कर सकूँ। तो पैसे इसलिए मना कर दिए मैंने उनसे कि जब मैं आपको ही फ्री पढ़ा रहा हूँ, आप तो घर बैठे पढ़े पढ़ रहे हो, तो आना पड़ता है उन्हें, उनसे फिर पैसे ले, तो अच्छा नहीं लगता ना उन्हें, तो उनसे मैंने इसलिए वो मना कर दिया है। बाकी पता नहीं मुझे आगे मैं कैसे सर्वाइव करूंगा, सोचूंगा कुछ उसके बारे में। हाँ, आप सजेशन दे सकते हो कि आगे जैसे मुझे हायर करना है एक लड़के को, तो उसके लिए सर्वाइव करने का कौन सा तरीका यूज करना चाहिए। बाकी मैं अपने किसी भी कोर्स को पैसों से नहीं बनाऊंगा, उसमें कोई तरीका यूज नहीं करूंगा कि पैसे ले लेके पेन ड्राइव वगैरह यूज करके ऐसा करूं, नहीं, सारी की सारी चीज़ें फ्री रहेंगी। तो ये ऑप्शन तो मुझे सुझाव मत देना, बाकी और कोई ऑप्शन सुझाव दे सकते हो। यूट्यूब ने अभी मेरा यूट्यूब एडसेंस लागू नहीं किया है, क्योंकि उसमें बोल रहे हैं अप्रैल के लास्ट में लागू हो सकती है, तो तब तक तो मेरे पास में कोई सर्वाइव का ऑप्शन नहीं है, तो घर वालों का भरोसा बचा है। बाकी अगर मुझे कुछ आगे बढ़ाना होगा, फास्ट करनी होगी वीडियो, तो उसके लिए किसी ना किसी को लगाना पड़ेगा। तो लगाना है तो आप मुझे तरीका बता देना, आपको जो भी बेटर लगे उस तरीके से। बाकी 1-2 लड़कों से मैंने बोला था, तो उन्होंने खुद ने बोला कि सर मैं आपके लिए इतने रुपए दे सकता हूँ, ये दे सकता हूँ। एक्चुअली में आप अकेले नहीं पढ़ते हो ना, तो मैंने उनसे मना कर दिया कि आपके पैसे देने से कोई मतलब नहीं है, आप अकेले नहीं पढ़ते हो, सभी देंगे, जितना देंगे कम बेसिस लेवल पे। तो उस हिसाब से आपके सजेशन मांग रहा हूँ मैं आपसे, क्या करना चाहिए इस चीज़ के बारे में, आप मुझे सजेस्ट करो, क्योंकि मुझे एक लड़के को लगाना है काम पर, तो उसके लिए भी देना पड़ेगा। बाकी कुछ एक सर्वाइव करने के लिए कुछ एक इनिशियल कंडीशन है, जब यूट्यूब एडसेंस हो जाएगा शायद उसके बाद में आसानी से सर्वाइव हो पाएगा, और वीडियोज भी अच्छे तरीके से बना पाएंगी। तो इसमें जरूर आप मुझे सजेशन देना, व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे सजेशन देना, कमेंट बॉक्स की बजाय व्हाट्सएप नंबर पे भी बोल सकते हो, 7023166962, उस पर आप बता सकते हो। उसके बाद में आपने महेंद्र सिंह जी ने बोला है, सर वन थिंग आई नोटिस्ड
इन योर वीडियोज द स्टार्टिंग टून ऑफ लेक्चर्स वीडियो इज गुड। स्टार्टिंग टून जो आती है अपने लेक्चर्स के लास्ट में, जो मैं टून यूज करता हूँ, वो अपने डीडी नेशनल की 1990 के दशक में जो यूज की जाती थी ना, सुबह 6 बजे जो आता था, वो प्रोग्राम का ट्यून मैंने लिया हुआ है और उसका भी थोड़ा सा पार्ट लिया हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगता था वो। शुरुआत में हम जब सुबह 6 बजे वो ट्यून देखते थे तो वो उससे पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, तो मैंने उस ट्यून को यूज किया हुआ है उसमें। तो अच्छी है वो ट्यून। और उसके बाद महेंद्र सिंह जी ने किया है कि ग्रेट इनिशिएटिव वुड यू प्लीज आल्सो यूज सम टर्म्स इन इंग्लिश सिंस आई एम इंग्लिश मीडियम एंड गेट कंफ्यूज विद हिंदी टर्म्स। तो बिल्कुल बिल्कुल इस बात को मैं ध्यान रखूंगा आगे से भी। हिंदी के साथ में इंग्लिश टर्म्स जरूर यूज किया करूंगा। ठीक है। तो ये आपकी बात बिल्कुल ध्यान रखी जाएगी। और हमारे कुछ एक स्टूडेंट हैं जो हमेशा ही कमेंट करते हैं, हर वीडियो पे कमेंट करें, देखें ना देखें ये तो मुझे नहीं पता, पर हर वीडियो पे उनका कमेंट मिलता है। जैसे पूजा चौधरी, वीडियो डालने के बाद में 10-5 मिनट में उनका कमेंट आ जाए, सर जी थैंक्स एंड हेल्पफुली। हाँ, तो इससे मुझे मोटिवेशन तो मिलता ही है आपकी कुछ से। तो इस तरीके से अपने दिल से दिल तक के एपिसोड नंबर 2 में हमने ज़्यादातर आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर लिया है। बाकी आप सारे सवाल आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी हमारा ये जो चैनल है ये बढ़ रहा है आगे आपकी आपके सपोर्ट से, तो बहुत अच्छी बात है। आप लाइक शेयर भी कर सकते हो चाहो तो। बाकी मैं कभी वीडियोज में बोलता नहीं हूँ, मैं क्वालिटी मेंटेन करने पे ही ध्यान रखूंगा हमेशा ही। तो राम राम सा और धन्यवाद।